वेलकम डे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आप लोगों को पता है चैप्टर नंबर 3 जो है वो आप लोगों का खत्म हो चुका है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 की जो एक्सरसाइज है उसको सोल्व करेंगे। आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और आप लोगों के इन्वेस्टिगेटिव और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो हैं वो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो आज आपके एमसीक्यूज हैं। तो देखते हैं सबसे पहले आप लोगों के एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हेन अ मोल्टन copper and molten zinc are mixed together, they give rise to a new substance called as brass. Predict what type of bond is formed between copper and zinc। तो वो पूछते हैं कि अगर हम मोल्टन कॉपर को और जिंक को आपस में मिक्स करते हैं तो आप लोगों के पास एक अलॉय बनता है जिसको कहा जाता है ब्रास। तो आप लोग ने बताना है कि ये क्या चीज बनती है, इसके अंदर बॉन्ड कौन सा एग्जिस्ट करता है। तो आप लोग ने हमेशा एक बात याद रखनी है, जब भी जो आप लोगों को दो मेटल्स को आपस में जब आप लोग मिक्स करते हो तो आप लोगों के पास जो एक नया कंपाउंड बनता है उसको अलॉय कहा जाता है। और जो अलॉय होता है उसके अंदर हमेशा जो होती है वो आप लोगों के पास मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। इसके अंदर सी ऑफ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। यही वजह है कि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, हर एक प्रॉपर्टीज जो होती है वो इन दो मटेरियल से ज्यादा अच्छी होती है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। आगे विच एलिमेंट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ऑल थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट एंड आयनिक। उन्होंने पूछा कौन सा ऐसा कंपाउंड है, एलिमेंट है जो तीनों तरह के आप लोगों के पास जो कंपाउंड है वो बना रहा है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बना रहा है, कोवलेंट भी बना रहा है और आयनिक भी बना रहा है। तो आप लोगों के पास जो कंपाउंड होता है वो आता है ऑक्सीजन। किस तरह? क्योंकि कोवलेंट के अंदर हम एग्जांपल देखते हैं H2O की, कोऑर्डिनेट कोवलेंट के अंदर हम देखते हैं हाइड्रोनियम आयन की, H3O पॉजिटिव की, जबकि आयोनिक के अंदर हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ये एग्जांपल जो है वो इसके अंदर फिट आती है। देन है व्हाई इज H2O अ लिक्विड व्हाइल H2O इज अ गैस। तो आप लोगों को पता है कि सारे के सारे फॉर्मूला किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है, इनके दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेज या हाइड्रोजन बॉन्डिंग या रैपिड फोर्सेज कितनी ज्यादा इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इसी रीजन की वजह से H2O जो होता है वो लिक्विड होता है, जबकि H2S जो होती है वो हमारे पास गैस होती है। तो इसका आंसर जो बी वाला है, बीटा है, वो ज्यादा एक्यूरेट है इस सीन के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज एक्सपेक्टेड टू बी द वीकेस्ट? कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्लोरीन क्लोरीन या फिर फ्लोरीन फ्लोरीन। उन्होंने आपसे पूछा है कि इन सब में से सबसे जो वीकेस्ट बॉन्ड है वो कौन सा है। तो बच्चों इस चीज का जो आंसर होता है वो पोशीदा होता है आप लोगों की जो इन स्पेसिफिक एलिमेंट्स, डायटोमिक एलिमेंट्स जो होते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी बॉन्ड एनर्जीज के अंदर आप लोगों की इनकी बॉन्ड एनर्जीज जो होती हैं थोड़ी बहुत याद करनी पड़ती हैं कि कौन सा बॉन्ड जो होता है वो वीकेस्ट होता है इस हिसाब से। तो बच्चों अगर हम लोग इनकी बॉन्ड एनर्जीज की बात करें तो आप लोगों के पास जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है इसकी एनर्जी जो होती है वो होती है 348 किलोजूल्स पर मोल, किलोजूल्स पर मोल। क्लोरीन क्लोरीन की बात करें तो इसकी होती है 243 किलोजूल्स पर मोल। ऑक्सीजन की बात करें तो ये होती है 142 से 146 किलोजूल्स पर मोल, क्योंकि इसके दरमियान होता है लोन पेयर, इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं जो आपस में रिपल्जन करते हैं, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है। आगे अगर हम लोग बात करें इसकी आप लोगों के पास फ्लोरीन की तो ये बन जाती है आप लोगों के पास 158 से 159 किलोजूल्स पर मोल। तो आप लोग देखो सबसे ज्यादा किसकी एनर्जी आप लोगों के पास लोएस्ट आ रही है, तो आप लोगों के पास ऑक्सीजन जो होता है इसकी एनर्जी जो होती है वो सबसे ज्यादा लोएस्ट होती है। उसके बाद बच्चों आप लोगों के पास जो नेक्स्ट एमसीक्यू आता है वो आता है, सॉरी मैं इसको जरा थोड़ा सा अरेज कर दूं यहां तक क्लियर हो जाए। विच ऑफ द फॉर्म ऑफ कार्बन यूज एज ए लुब्रिकेंट। तो आप लोगों ने इसके यूजेस पढ़े होंगे कार्बन की फॉर्म्स के। तो लुब्रिकेंट के तौर पर हम लोग कौन सा कार्बन की फॉर्म जो होती है यूज कर सकते हैं? हम लोग ग्रेफाइट को, कार्बन की जो फॉर्म होती है इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ लुब्रिकेंट, क्योंकि इसका लेयर स्ट्रक्चर होता है, इसको हम अच्छी तरह एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के अंदर इसको स्लाइड कर सकते हैं, इसकी लेयर्स होती हैं आपस में, इसलिए इसको हम इजिली यूज कर सकते हैं एक्सीलेंट लुब्रिकेंट के तौर पर। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीपिंग इन व्यू द इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंडिकेट विच द कंपाउंड हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो आप लोगों को पता है कि जिसका आप लोगों के पास मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है उनका ही मेल्टिंग पॉइंट जो होता है या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। तो आप लोग देखो हाइड्रोजन, वाटर और HF जो होता है वो हमारे पास कंपैरेटिवली आ रहे हैं, दोनों लिक्विड फॉर्म के एग्जिस्ट कर रहे होते हैं आपके पास। तो इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है? तो आप लोगों को पता है H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि HF का जो होता है वो 19.5 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इन दोनों में से किसका आप लोगों के पास आप लोगों को लगता है मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा है? तो आप लोगों के पास वाटर जो होता है वो इसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास ये रहता है, विच आयनिक कंपाउंड हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। किसका आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है? तो आप लोगों ने देखना है सोडियम क्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड है, आपके पास कैल्शियम क्लोराइड है, सॉरी पोटेशियम क्लोराइड है और रुबिडियम क्लोराइड है।
बच्चों सबसे ज़्यादा जो आप लोगों का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाईएस्ट होता है सोडियम क्लोराइड का। ये भी आप लोगों को एनर्जीज जो होती हैं वो याद करनी पड़ती हैं, कुछ वैल्यूज जो होती हैं वो इसके आप लोगों को अच्छी तरह याद कर लोगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनके दरमियान अट्रैक्शन होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ही हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो उनका होगा। तो यहाँ पर NaCl जो है सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर है कि इसके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं। देन बच्चों वाला क्वेश्चन है विच कंपाउंड कंटेन्स बोथ कोवलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड्स। कौन सा बॉन्ड जो होता है वो कंपाउंड है जो दोनों तरह के बॉन्ड लेता है, आयोनिक भी और कोवलेंट भी। तो आप लोग यहाँ पर देखो MgCl2 है, CaO है, PCl3 है और NH4Cl। तो बच्चों इसके अंदर NH4Cl जो है सबसे एक्यूरेट आंसर है क्योंकि इसके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड भी है और आयनिक बॉन्ड भी। किस तरह? क्योंकि NH बॉन्ड के दरमियान ये दो बॉन्ड्स हैं ये कोवलेंट होते हैं, लेकिन सेम इस तरह NH4Cl तो आप लोगों को पता है NH4 जो होता है वो पॉजिटिव होता है जबकि Cl नेगेटिव होता है। तो इनके दरमियान आयोनिक बॉन्डिंग जो होती है वो भी एट द सेम टाइम एग्जिस्ट कर रही होती है। देन आता है आपके पास बच्चों विच अमंग द फॉलोइंग हैज डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसमें से किसके दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करे? तो आप लोगों को पता है जो आप लोगों के पास सेकंड मेंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं, पहले वाले अल्केन्स होते हैं, देन एल्कीन्स होते हैं और उसके बाद अल्काइंस होते हैं। तो आप लोग देखो इथेन है आपके पास, इथाइलिन है, मीथेन है, एसिटाइलिन है। तो अब इन तीनों में से आप लोग देखना है कि डबल कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो किसके दरमियान एग्जिस्ट करे। तो बच्चों मीथेन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CH4, इसके दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। एसिटाइलिन जो होता है ना बच्चों इसके दरमियान जो होता है वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड HC ट्रिपल बॉन्ड CH जो होता है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। जो आप लोगों के पास बच्चों इथेन होता है वो होता है C2H6, ये भी आप लोगों के पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो आप लोगों के पास इथाइलिन होता है इसके दरमियान C2H4 के दरमियान जो होते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो C वाला ऑप्शन जो है वो ज्यादा एक्यूरेट है। तो ये था बच्चों आप लोगों के MCQs का। अब हम चलते हैं आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। ओके बच्चों आज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नंबर 1 इज व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन इजीली एंड व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। तो आप लोगों को पता है मेटल लूज देयर आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली बिकॉज दे यूजुअली हैव 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। बाय लूजिंग these electrons they achieve a stable electronic configuration. Non-metal gain electrons easily because they have 5 to 7 electrons in the outermost shell and need only few more electrons to complete their octet. Example आप लोगों के पास सोडियम क्लोराइड की है, ये इलेक्ट्रॉन अपने किस्सा लूज करते हैं और गेन करते हैं। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डू लोअर मोलेकुलर मास कोवलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज गैसेस और लो बॉइलिंग लिक्विड्स। लोअर मोलेकुलर मास कोवलेंट कंपाउंड्स हैव वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस या इनको वंडर वाल फोर्सेस भी कह सकते हैं बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज नीडेड टू सेपरेट दिस मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। दे यूजुअली एग्जिस्ट एज गैसेस और लो बॉइलिंग लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। एग्जांपल में आप लोगों के पास H2O2 CO2 और CH4 एग्जिस्ट करता है। देन बच्चों आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 है गिव वन एग्जांपल ऑफ एन एलिमेंट दैट एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड हैज कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन इट्स एटम। ये सारी चीजें जो है आप लोगों की बुक के ऊपर गिवन है, ठीक है। इसके अंदर डायमंड कार्बन जो है कार्बन की डायमंड फॉर्म जो है वो सबसे एक्यूरेट इसका आंसर है। इन डायमंड एवरी कार्बन एटम फॉर्म 4 स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड विद 4 अदर कार्बन एटम। तो आप लोगों को पता है किससे इसकी बॉन्डिंग हो रही होती है। दिस बॉन्ड फॉर्म अ जायंट 3-dimensional स्ट्रक्चर। ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। या डायमंड का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप लोगों का सारा इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। उस पर आता है विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मेक्स देम मैलिएबल एंड डक्टाइल। कौन सी प्रॉपर्टी जो होती है वो इनको मैलिएबल और डक्टाइल जो होती है वो इन एलिमेंट्स को बना रही होती है। ये पेज नंबर 42 के ऊपर डिटेल से आंसर गिवन है, वहां से भी देख सकते हो। द मेटेलिक बॉन्ड इज रिस्पांसिबल फॉर द मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी ऑफ मेटल्स। इन मेटल्स पॉजिटिव मेटल आयन सराउंडेड बाय C of delocalized electron. When a force is applied, the layers of the metal ions can slide over one another without breaking the metallic bond. Therefore, metals can be hammered into sheets, जिसको कहते हैं malleability, और drawn into जिसको कहते हैं ductility. Then question number 5 है is a coordinate covalent bond a strong bond? तो इसका आंसर है yes. A coordinate covalent dative bond is as strong as an ordinate covalent bond after it is formed. The only difference is that in an covalent bond, each atom contributes 1 electron. In a coordinate bond, both electrons are donated by 1 atom. Example अमोनियम आयन। आप इसके अंदर जो है इसका जो आप लोगों की बुक के ऊपर एग्जाम्पल है हाइड्रोनियम आयन की है, किसी और की एग्जाम्पल गिवन है आप लोगों के पास, आप लोग उसकी एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। ब्रोन BF3 की एग्जाम्पल है, वो आप लोग जितनी भी जो भी एग्जाम्पल आप लोगों को आती है वो आप लोग इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। आगे आता है राइट डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला ऑफ HNO3। राइट उन्होंने पूछा है आप लोग लिखो इसका डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला HNO3 का किस तरह एग्जिस्ट करता है। तो आप लोगों को पता है नाइट्रिक एसिड के पास HNO3 इसको कहा जाता है। इसके पास 1 हाइड्रोजन एटम होता है, 1 हाइड्रोजन एटम होता है, जबकि 3 ऑक्सीजन एटम होता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो इससे एग्जिस्ट करता है। वन ऑफ द NO bonds can also be represented as coordinate bond। तो आप लोगों को मैंने सिखाया हुआ है कि आप लोग ने HNO3 का स्ट्रक्चर किस तरह बनाना होता है या किसी भी कंपाउंड का। तो आप लोगों को पता है कि NaHO3 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप लोगों ने सारे के सारे जो आप लोगों के पास एलिमेंट्स हैं इनको आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर लेना होता है और ऐड कर लेना होता है। हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसके अंदर ऐड करेंगे आप लोगों के पास नाइट्रोजन जो होता है वो इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के अंदर होते हैं। ऑक्सीजन के अंदर कितने होते हैं 6 होते हैं, मल्टीप्लाई बाय इसको 3 के साथ करेंगे, टोटल आप लोगों के पास बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं 24 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आप लोगों ने ऑक्यूपाई करने होते हैं। तो इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर ड्रा करने की कोशिश करें तो ये आप लोगों के पास इसका बनता है
NO, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इसके सराउंडिंग्स में जो होते हैं वो NO3 3 नाइट्रोजन के गिर्द उन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। तो एक हाइड्रोजन और ये आप लोगों के पास ऑक्सीजन का आएगा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, क्योंकि इसने एक N के साथ बनाना है जिससे यहाँ पर बनाया हुआ है, ये आप लोग याद रख लो। और 2 इसके लोन पेयर्स आ जाएंगे। सेम इस तरह नाइट्रोजन की बात करें तो बच्चों ये नाइट्रोजन का हो जाएगा, ये नाइट्रोजन का हो जाएगा ये, और यहाँ पर इसने इस नाइट्रोजन के साथ जो है वो आप लोगों को पता है इसने बॉन्डिंग करनी है। ये वाला जो ऑक्सीजन है, सॉरी इसको हम रिप्लेस करके ऊपर की तरफ ये लिख लेते हैं ऐसे, वेट यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों को पता है इस ऑक्सीजन के पास जो हैं ये लोन पेयर्स जो होते हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ये यहाँ पर इस तरह ये स्ट्रक्चर होता है वो HNO3 का एग्जिस्ट कर रहा होता है। देन आता है बच्चों कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन आप लोगों के पास, व्हाई HF इज अ लिक्विड व्हाइल HCl इज अ गैस। तो आप लोगों को पता है HF मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोवलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिकॉज़ फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। HCl molecules cannot form hydrogen bonds, they only have weak intermolecular forces. Therefore HF has a much higher boiling point and is a liquid, while HCl is a lower boiling point and is a gas at room temperature. Then आता है why are covalent compounds generally not soluble in water. Water is a polar solvent while most covalent compounds are non-polar. ये डिफरेंसेस जो है ना पोलर कोवलेंट आयनिक कंपाउंड्स के अंदर और कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर, वहां पर आप लोग इसको देखो, इसका आंसर वहां पर भी लिखा हुआ है। अच्छा देन आता है सिंस लाइक डिसॉल्व्स लाइक पोलर सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड नॉन पोलर सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ये मैंने उस लेक्चर में भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि ये प्रिंसिपल क्या होता है। देयरफॉर मोस्ट कोवलेंट कंपाउंड्स नॉट डिसॉल्व इन वाटर। उस पर आता है एग्जाम्पल क्या है, ऑयल डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर एंड वैक्स डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। 2 तरह की वैक्सीज होती हैं, एक लिपोसोल्युबल होती हैं और एक जो होती हैं वो हाइड्रोसोल्युबल होती हैं। तो आप लोग इसको देख लेना किस्सा की है, या एक ऑयल सोल्युबल भी होती हैं। तो आप लोग देख लेना किस्सा की वैक्सीज जो होती हैं, गर्ल्स तो यूज़ करती होंगी वैक्स, तुमको पता होगा कौन सी वैक्स होती है वो पानी से उतर जाती है, शुगर वैक्स होती है वो वाटर से रिमूव हो जाती है। लेकिन आप लोग देखो जो हायर ब्रांड्स की रिका वैक्स होती है वो वाटर से रिमूव नहीं होती है, ठीक है, उसको आप लोग को वैसलीन लगानी पड़ती है, ऑयल लगाना पड़ता है। तो इस तरह उन्होंने बात, यही केमिस्ट्री इज एवरीवेयर, तो आप लोग वहाँ पर इस चीज़ का फिनोमेना देख सकते हैं। रहता है बच्चों आप लोगों के पास हाउ डू मेटल्स कंडक्ट हीट। आंसर इसका आता है मेटल कंडक्ट्स हीट बिकॉज दे कंटेन फ्री delocalized electron. When one end of the metal is heated, the free electrons gain energy. They move rapidly through the metal. They transfer heat energy to other electrons and metal ions. Thus, heat spreads quickly throughout the metal. देन बच्चों आता है हाउ मेनी ऑक्साइड डज नाइट्रोजन फॉर्म, राइट देयर फॉर्मूला। कौन कौन से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बना सकता है। नाइट्रोजन के 6 कॉमन ऑक्साइड्स होते हैं जिसके अंदर आप लोगों के पास आते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 एंड डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। ये आप लोगों के पास मोस्ट कॉमन जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बनाए जाते हैं नाइट्रोजन की तरफ से। व्हाट विल हैपन इफ सोडियम ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद AgNO3 इन वाटर। तो इसके साथ क्या होगा अगर आप लोग इसको ट्रीट करें तो क्या होगा, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो अकर होता है। रिएक्शन उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, सोडियम जो आप लोगों के पास सिल्वर ब्रोमाइड है इसके प्रेसिपिटीज आप लोगों के पास बनेंगे। सिल्वर ब्रोमाइड इज फॉर्म्ड एज क्रीम कलर्ड प्रेसिपिटीज। आप लोगों के पास सोडियम नाइट्रेट रिमेन डिसॉल्व इन वाटर। व्हाई डज आयोडीन एग्जिस्ट एज सॉलिड व्हाइल क्लोरीन एग्जिस्ट एज अ गैस। उन्होंने आप लोगों से पूछा है तो उनका आंसर यहाँ पर आता है बोथ आयोडीन एंड क्लोरीन आर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर मच लार्ज एंड हैवियर, दे हैव स्ट्रॉन्ग वंडर वाल्स फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर आयोडीन इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, क्लोरीन हैज वीकर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस एंड इज अ गैस। आगे बच्चों इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ किस किस पेज नंबर पे आप लोग वहाँ देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। तो ये पेज नंबर 34 और 36 पर आप लोगों को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डू आयंस अरेंज देमसेल्फ टू फॉर्म एन NaCl क्रिस्टल। ये बच्चों आप लोगों को पेज नंबर 34 पर मिल जाएगा। देन आता है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ द मेटालिक बॉन्ड। ये बच्चों आप लोगों को पेज नंबर 41 पर मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो आता है कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। ये आप लोगों को पेज नंबर 44 पर मिल जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 5 हाउ विल यू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट क्रिस्टल। ये पेज नंबर 48 पर आप लोगों को मिल जाएगा। देन आता है व्हाई आर मेटल्स यूजुअली हार्ड एंड हैवी। तो ये पेज नंबर 42 पर आप लोगों को मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास आता है इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस का। द फॉर्मूला ऑफ AlCl3 in vapor phase is Al2Cl6 which mean it exists as a dimer. Explain the bonding between its two molecules. तो मैंने आपको लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया था कि ये AlCl3 जो होता है वो क्यों एग्जिस्ट करता है इस फेज के अंदर अपनी स्टेबिलिटी की वजह से। तो देखते हैं यहाँ पर इन द वेपर फेज 2 AlCl3 molecules join together to form Al2Cl6. Each aluminum atom has only 6 electrons around it and it needs 2 more electrons to complete its octet. 2 chlorine atom donate lone pair of electrons to aluminum atoms forming covalent bond. These coordinate bonds join the 2 AlCl3 molecules together producing the dimer Al2Cl6. तो आप लोग इसकी डायग्राम भी देख सकते हो, इसको ड्रा करना चाहो तो ड्रा कर सकते हो। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सैंड SiO2. सैंड इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड. इट स्ट्रक्चर इज जायंट कोवलेंट नेटवर्क. ईच सिलिकॉन एटम इज कोवलेंट बॉन्डेड टू 4 ऑक्सीजन एटम. यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर भी ऐड किया, आप लोग इसको देखना अभी। ईच ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू 2 सिलिकॉन एटम. द एटम फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस 3 डायमेंशन नेटवर्क विद नो सेपरेट मॉलिक्यूल्स. बिकॉज ऑफ दिस जायंट स्ट्रक्चर SiO2 हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इज वेरी हार्ड, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. तो इसका स्ट्रक्चर देखो आप लोग, इसको क्वार्ट्ज भी कहते हैं।
SIO2 का दोनों के पास, तीनों के पास, बल्कि आपके पास लोन पेयर्स होते हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, आप लोग ड्रा करना चाहो तो अपनी बुक के ऊपर लिख सकते हो। और मोस्ट केसेस के अंदर इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन जो होते हैं वो एक तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, वो आप लोगों को दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। कल इंशाअल्लाह हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4। तो चैनल के साथ कनेक्टेड है, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कल मिलते हैं एक नए अच्छे से, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।